इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने जा रही है गाजा के लिए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की जो फौज है खास तौर पे वो आईएसएफ का हिस्सा बनेगी या नहीं, जिसपे एक बहस चढ़ गई पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कि हमें अपनी फौज भेजनी चाहिए आईएसएफ पे या नहीं भेजनी चाहिए। मेरे तो ख्याल में अनलेस एंड अनटिल पैलेस्टीनियन जो है लोग उनकी इसके अंदर आवाज ना हो और वो इस चीज पर अगर राजी ना हो तो किसी भी मुल्क को और खास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। क्या ये पीस कीपिंग फोर्स होगी या ये पीस इन्फोर्सिंग फोर्स होगी, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा बहुत वाज़ेह फ़र्क है। ये फोर्स इस्तेमाल होगी हमास को डिसार्म करने के लिए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक लेजिटिमेट फोर्स है वहाँ फ़लस्तीन की, उसका कोई रोल नहीं है, ना ही बताया गया है एग्जैक्टली कि किस तरह रोल उनको कोई दिया जाएगा। पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई जाती हैं, उसमें बहुत एक प्रॉपर यूएन का एक स्ट्रक्चर होता है, फंडिंग वो सब जो है उसकी आपको पता होता है वो किस तरह आएगा। इसमें कुछ नहीं है और ये टोटली इजराइल के हक में है। ये फलस्तीन की जो सारे जुराइम हुए हैं, नस्ल कुशी हुई है, उस सबको रिकग्नाइज ही नहीं करती है। तो इवन दो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की है, मैं कहूंगी ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ पास की है। क्या मुस्लिम ममालिक कुछ बेहतर निगोशिएट नहीं कर सकते थे फलस्तीन के लिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक तरह से फैसला कर लिया है कि हम आईएसएफ का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये सिचुएशन इसलिए मेरे लिए मुख्तलिफ है क्योंकि मेरे ख्याल से हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि हम ना कहें। गाजा के अपने लोग हैं, वो किस तरह इसको देखते हैं, वहां से जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो इसको एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पे देखते हैं। ये जो गाजा पीस प्लान है, ये जो जंग बंदी है, ये तो एक अभी से फेलियर है, अभी पार्ट 1 में ही फेल हो गया है। हमास कहता है हम हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक हमें गारंटी नहीं मिलती कि इजराइल जो है वो वायलेट नहीं करेगा सीज फायर को। अरब ममालिक में जो इम्पोर्टेंस है वो सऊदी अरेबिया की। मोहम्मद बिन सलमान गए थे वॉशिंगटन डीसी कि जब वो अकेले में ट्रंप के साथ अकेले थे तो ट्रंप ने उनसे कहा कि आप इजराइल को फिर से एक्सेप्ट करो। उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता जब तक के, और इस पे डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा चढ़। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एटलीस्ट इस मामले में जो कि बेसिकली एक अरब ममालिक का मामला है फलस्तीन, उसके अंदर पाकिस्तान सऊदीया की लीड को फॉलो करेगा। मेरा ख्याल है 1 या 2 आप निकाल दें इस गिनती में से, अपनी फौज को इजरायली फौज के साथ सर्व नहीं करने देगा। हेलो, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज इंट्रो मैं कर रही हूँ क्योंकि नताशा की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते भी सबकी तबीयतें ख़राब थी। सुपर फ्लू फैला हुआ है पूरे मेरे ख्याल से शहर लाहौर में, और हम चारों हैं भी लाहौर के। आज जो हम बात करना चाह रहे थे लोकल इशू से, हमने कहा थोड़ी सी ग्लोबल इश्यूज पे बात करते हैं, और वो है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने जा रही है गाजा के लिए। आपने देखा होगा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की जो फौज है खास तौर पे वो आईएसएफ का हिस्सा बनेगी या नहीं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ़र तो की है पाकिस्तान ने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑफ़र की है, हमें शुक्रिया करते हैं उनका, और एक सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं हम इस मामले को, जिस पे एक बहस चढ़ गई पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कि हमें अपनी फ़ौज भेजनी चाहिए आईएसएफ पे या नहीं भेजनी चाहिए। एक और भी वैसे कुछ दिन पहले एक मीटिंग वहाँ हुई है डोहा में, वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो गए और वहाँ पे कतर से उन्होंने बात की, और एक वहाँ पे भी बहस हुई कि मैंडेट क्या होना चाहिए है आईएसएफ का। जो रिपोर्टिंग आई है वहाँ से, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि कुछ नतीजा निकला नहीं, और इजराइल जो है ख़ास तौर पे उनको बहुत से इश्यूज हैं कि किस किस्म का मैंडेट होना चाहिए आईएसएफ का या नहीं। तो अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि मैंडेट क्या होगा। लेकिन मैमल, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौज भेजनी चाहिए आईएसएफ में हिस्सा लेने के लिए बाकी ममालिक के साथ? देखिए बेनज़ीर, इसके ऊपर एक्चुअली एक प्रॉपर बहस जो है वो छिड़ी हुई है, और वो यही है कि क्या हमें जो है अपनी फोर्स भेजनी चाहिए कि नहीं। मेरे तो ख्याल में अनलेस एंड अनटिल पैलेस्टीनियन जो है लोग उनकी इसके अंदर आवाज़ ना हो और वो इस चीज़ पर अगर राज़ी ना हो तो किसी भी मुल्क को और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि मैंडेट जो है वो एक्चुअली पैलेस्टीनियन लोगों का होना चाहिए। फ़लस्तीन के लोग, गज़ा के लोग, जिस चीज़ से अगर वो कंफर्टेबल नहीं, आपको पता है कि वो यूएन की रेजोल्यूशन भी आई तो उस वक्त जो रिपोर्टिंग भी हुई वहाँ से ऑन द ग्राउंड, उसके अंदर कहा गया कि वो बड़े स्केप्टिकल है इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में भी। और एक चीज़ जो सबसे
अहम है कि जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खबरें भी आ रही थी कि जी ये फोर्स इस्तेमाल होगी हमास को डिसआर्म करने के लिए, लेकिन हमने पाकिस्तान का जो अभी तक ऑफिशियल रिस्पांस भी देखा है और जो ज़राए के ज़रिए भी आया है वो यही है कि हमास को या किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को तो डिसआर्म करने के लिए कभी भी पाकिस्तान जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्योंकि क्लियर नहीं है, रीमा जो है वो यूएन रेजोल्यूशन की चीज़ें के बारे में ज़्यादा बता सकती है। पहली चीज़ तो ये कि ये अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि यूएन का कोई मैंडेटेड वो नहीं है। फिर ये है कि क्या ये पीस कीपिंग फोर्स होगी या ये पीस इन्फोर्सिंग फोर्स होगी, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा बहुत वाजे फर्क है। और ये बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पूछ भी रहे हैं। पीस कीपिंग तो यूएन के जिस तरह मिशन होते हैं, फिर ये है कि उनकी टाइमलाइन क्या होगी, क्या वो किसी लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, इनडेफिनेट होगा, फिर सीज फायर को बरकरार रखने के लिए वो क्या करेंगे। और ये भी मुस्लिम ममालिक की तरफ से आया है कि हम कोई इजराइल का काम, ऐसा नहीं कि उनका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस या उनका कोई जो है डर्टी वर्क, हम वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे और ना ही हम इजराइल के अंडर जो है या उनके उसके नीचे हम काम करेंगे। तो ये भी एक चीज़ है। फिर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होगी, डिप्लॉयमेंट किस इलाके के अंदर होगी। और सबसे अहम बात मेरे ख्याल में इस पूरे जो चीज़ के अंदर है, ना सिर्फ ये कि फोर्सेस के, लेकिन जो इवन जो गजा का पीस प्लान भी है उसके अंदर ये है कि फ़लस्तीन के लोग क्या उसके अंदर शामिल होंगे कि नहीं। अगर फ़लस्तीन के लोगों की आवाज़ उसके अंदर नहीं है, फ़लस्तीन के लोग उसके अंदर शामिल नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क को उसका जो है वो हिस्सा बनना चाहिए, किसी भी मुस्लिम मुल्क को। क्योंकि एक तो ये कि वैसे भी सेंटिमेंट भी आवाम का भी बहुत फ़र्क है। देखिए आप पिछले 2 साल से एक जेनोसाइड हो रही है हमारे सामने, क्या बर्बरियत है। तो आप किस तरीके से फ़लस्तीनियों के हक के खिलाफ तो जाकर आप किसी फोर्स का आपको या किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल में। रीमा, माजी में भी हम पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या बुरी बात है अगर हम इसमें भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन जाए? और क्योंकि ये पीस कीपिंग फोर्स नहीं है। आई थिंक इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग इसको मर्की करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट योर रेगुलर पीस कीपिंग फोर्स जो आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सैंक्शन करती है। और इसका मेरा ख्याल है बुनियाद हमें जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उसको साइन किया, पाकिस्तान ने उसके हक में वोट दिया। और जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी स्पीच अगर आप पूरी पूरी सुने, वो बहुत से कंसर्न्स जो मेरे भी हैं उन्होंने भी एक्सप्रेस किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सब कंसर्न्स के बावजूद उन्होंने, पाकिस्तान ने वोट किया उस रेजोल्यूशन के लिए। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि कोई क्लियर पॉलिटिकल पाथ नहीं है पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। अब ये बहुत एक अहम चीज है क्योंकि अगर आप पूरी यूएन का रिकॉर्ड देखें, फलस्तीन की सेल्फ डिटर्मिनेशन एजेंडा पे रहा है, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिकग्नाइज भी किया है। तो लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में उसका कोई हतमी तौर पे जिक्र नहीं है कि इस तरह फलस्तीन की सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो पूरी होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि फलस्तीन की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई इसमें रोल नहीं है, जो वहमल भी बात कर रही थी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक लेजिटिमेट फोर्स है वहां फलस्तीन की, उसके बारे में क्रिटिसिज्म हर तरह से है, लेकिन वो एक फलस्तीन की आवाज तो है, उसका कोई रोल नहीं है, ना ही बताया गया है एग्जैक्टली कि किस तरह रोल उनको कोई दिया जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा यूएन की इनहांस्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैंडेट मिल भी जाए, थ्रू आउट उसका जो रिपोर्टिंग है कुछ यूएन को, लेकिन उसके अलावा ये यूएन के जो स्पेसिफिक पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई जाती हैं उसमें बहुत एक प्रॉपर यूएन का एक स्ट्रक्चर होता है, फंडिंग, वो सब जो है उसकी आपको पता होता है वो किस तरह आएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होगा और रिपोर्टिंग से जो है वो यूएन को करनी होगी। इसके अलावा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ पीस एंड द मैंडेट ऑफ द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। अब ये सब चीजें जो है ये ऐसे ही नहीं है कि आप बाद में तय कर लें, आपने रेजोल्यूशन को जो है वोट कर दिया है और बाद में भी तय। देखिए अगर आप इसके सारे प्लेयर्स को समझें, अब रेजोल्यूशन उनके पास हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल हम कोई बहुत ज्यादा रैडिकल चीज देख सकेंगे जो अब मुख्तलिफ होगी, जो आपको जो पीस प्लान था उसमें नजर आती है। और ये टोटली इजराइल के हक में है। ये फलस्तीन की जो सारे जुराइम हुए हैं, नस्ल कुशी हुई है, उस सबको रिकग्नाइज ही नहीं करती। ये फलस्तीन के जो मतलब आपने वापस जो लोगों को किस तरह रिहेबिलिटेट करना है, उनके घर, उनकी हेल्थ, उनका, उसमें कुछ इसका जिक्र नहीं है। ये एक्चुअली इजराइल जो चाहता है
काफी हद तक मेरा ख्याल है उनकी ख्वाहिशात पूरी करती है। ये ओप्रेसर वर्सेस ओप्रेस्ड की डिस्टिंक्शन भी इसमें कहीं नहीं है, आपको रेजोल्यूशन में नजर आती। तो फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, जो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रेजोल्यूशंस हैं, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस हैं, आप पूरा आईसीजे की जजमेंट्स हैं, एडवाइजरी ओपिनियंस हैं, आप सब देख लें, इसमें वो किसी के मुताबिक भी नहीं है। तो इवन दो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की है, मैं कहूंगी ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ पास की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। अगेन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल विंग समझा जाता है यूएन का, उसमें ममालिक जो है कुछ वीटो पावर्स और जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत से होती है, लेकिन अगर आप एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरा ख्याल है ये लॉ के खिलाफ है। अब दूसरी बात जो आती है कि क्या ऑप्शन है, अब यही है या ये है या जेनोसाइड जो है मजीद होती रहेगी। मीन आई डोंट नो। अब इस तरह के आप किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे जी मतलब जेनोसाइड से तो कुछ भी बेहतर है, लेकिन क्या मुस्लिम ममालिक कुछ बेहतर निगोशिएट नहीं कर सकते थे फलस्तीन के लिए? मेरे लिए ये सवाल है। क्योंकि फिर अगर आप ये ऑप्शन देंगे जेनोसाइड और दिस, तो मे बी आई विल से दिस, लेकिन मेरे लिए ये कुछ बहुत सेलिब्रेशन की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, ना ही पीस डील थी, ना ही ये होगा कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी कोई चीज कर रहा है अगर वो आईएसएफ का हिस्सा बने। आखिरी चीज मैं ये कहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, हम इकोनॉमिकली यूएस पे इतना अभी भी रिलाय करते हैं, अमेरिका हमें अब अच्छी तरह से इतने हम खुश होते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को इतना अच्छा समझता है, भारत की क्रिटिसाइज करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका जो है वो इस जेनोसाइड में इसराइल को हिमायत करता रहा है। अमेरिका के सपोर्ट के बगैर इसराइल जेनोसाइड जिस हद तक पहुंचाए नहीं जा सकता था। तो ये भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है हम अमेरिका के साथ बना के रखें, तो फिर किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट में होगा हम अमेरिका के साथ बना के रखें। फिर हम किसी भी मुल्क से क्यों तवक्को करेंगे कि कोई वो मॉडल पोजीशन ले? साउथ अफ्रीका फॉर एग्जांपल, वो क्यों आईसीजे, क्या कोई भी मुल्क जो है वो कुछ क्यों करे? सो आई डोंट नो। आई थिंक एटलीस्ट हमारी जो मेरी पोजीशन है फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव, फलस्तीन को जो मैं समझती हूँ उस कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरह, मैं बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये है जो हम निगोशिएट कर सके हैं मुस्लिम ममालिक। और मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान इस पे अगर कोई पोजीशन ले तो उसको हक सच समझ के ना ले, मतलब एक्सेप्ट करे कि हमारे जो है कंपल्शंस हैं कुछ, और फिर देन वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट कि बाकी ममालिक की भी कंपल्शंस होगी। तो किसी से भी एक्सपेक्ट करने की फिर ये जरूरत नहीं है कि वो अपने उस तरह के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कोई मॉडल पोजीशन में। अच्छा, मुझे लगता है, और जाहिर सी बात है ये स्पेकुलेशन है, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक तरह से फैसला कर लिया है कि हम आईएसएफ का हिस्सा बनेंगे। मार्को रूबियो की भी जब आप स्पीच सुने तो ऐसा लगता ये है कि हम सीरियसली इस मैटर को कंसिडर कर रहे हैं। अभी असूली तौर पे तो यही होना चाहिए ना कि पार्लियामान में आए, वहाँ पे डिबेट हो, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होगा। यमन के भी मामले में याद है आपको, पार्लियामान से डिबेट हुई थी, बात हुई थी, फिर जाके हमने फैसला लिया था। लेकिन ये सिचुएशन इसलिए मेरे लिए मुख्तलिफ है क्योंकि मेरे ख्याल से हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि हम ना कहें। हमने बहुत खुल के इस गाजा पीस प्लान को सपोर्ट किया है, ये नहीं कि हमने सिर्फ सपोर्ट किया है। शहबाज शरीफ साहब तो गए भी इजिप्ट में जब इसको फाइनलाइज किया जा रहा था, इस पर दस्तखत किया जा रहा था। वैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम अगर आईएसएफ का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों ने भी कहा कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि जो गाजा के अपने लोग हैं वो किस तरह इसको देखते हैं, और वहाँ से जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो इसको एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स के तौर पे देखते हैं जो अमेरिका चलाएगी और अमेरिका के कंट्रोल में है, जिसमें उनकी कोई कंसेंट शामिल नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो गाजा पीस प्लान है, ये जो जंग बंदी है, ये तो एक अभी से फेलियर है, अभी पार्ट 1 में ही फेल हो गया है। जब से ये जंग बंदी हुई है, 10 तारीख थी अक्टूबर की, तब से अब तक 1000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं जो इजराइल ने की हैं, जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। उसके बाद जो उनके मिलिट्री चीफ हैं वो तो अब खुल के कह रहे हैं कि आपको याद होगा जब पीस प्लान बना था तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा इजराइल की फौज जो है पीछे आएगी, फिर येलो लाइन तक आएगी, फिर रेड लाइन तक आएगी, और फिर मुकम्मल गाजा से निकलकर बॉर्डर पे आ जाएगी। अब उनके मिलिट्री चीफ कहते हैं हम येलो लाइन से पीछे नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए अब बॉर्डर है। तो ये कौन सा पीस प्लान है जिसका पार्ट 2 तो लगता है बनेगा ही नहीं? पार्ट 2 होगा क्या?
तीसरी बात इसमें यह है, जैसे मैमल कह रही थी कि हमें नहीं पता कि ये पीस इन्फोर्सिंग है या पीस कीपिंग है। मेरे ख्याल से हमास के जब आप बयानात सुनते हैं, देखिए उनका मैंडेट यही, इसी पे बहस हो रही है ना कि मैंडेट ये होगा कि हमास हथियार डालेगा या नहीं डालेगा। क्या ये आईएसएफ जो इंश्योर करेगा कि हमास जो है वो डिसआर्म होता है या नहीं होता? हमास कहता है हम हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक हमें गारंटी नहीं मिलती कि इजराइल जो है वो वायलेट नहीं करेगा सीज फायर को, कि ये मामला टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारा लेजिटिमेट राइट है कि हम कुछ हथियार अपने पास रखें। गाजा में सिर्फ हमास नहीं है, वहां पे और भी बहुत से रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो जो भी फोर्स बनेगी वो सिर्फ साइडलाइंस पे नहीं खड़ी होगी, वहां पे उनका कोई ना कोई इन्फोर्सिंग रोल होगा। तो आप इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आएंगे विद दीज ग्रुप्स, चाहे वो हमास हो चाहे वो दूसरे ग्रुप्स हो। तो मेरे ख्याल से ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से, और जैसे आप लोगों ने कहा कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होगी इजराइल की फौज के साथ, जो भी आईएसएफ में होगा, क्योंकि वो मौजूद है गाजा में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। एक ऐसी फौज जो जिस पे जेनोसाइड का इल्जाम है, जो बल्कि साबित हो चुका है कि उन्होंने जेनोसाइड किया है। तो मेरे ख्याल से इन हालात में हमें इस आईएसएफ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ना ही इस पीस प्लान में कोई क्लैरिटी है, और ना ही इसकी कामयाबी के कोई इम्कान है, और ना ही इस आईएसएफ फोर्स में कोई क्लैरिटी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम अब इस पोजीशन में हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और क्योंकि हमने इस प्लान को इतना सपोर्ट किया है कि हम इससे पीछे हट सके। निताशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अच्छा, वी हैव टू से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नताशा कुछ ज्यादा बात नहीं करी, बिकॉज हम में से सबसे ज्यादा क्लोजली फॉलो डेली बेसिस पे, मिनट्स की बेसिस पे नताशा ने किया है सिंस द जेनोसाइड स्टार्टेड। तो नताशा कुछ तो कहें। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं बीच में खांसना शुरू हो गई तो प्लीज माइंड ना कीजिए। अगर मेरे फेफड़े बाहर आ गए खांसते हुए तो तभी माइंड ना कीजिएगा, ठीक है? तो बहुत बुरा दाग है, जो भी है ये वायरस जो घूम रहा है। मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि पाकिस्तान की बेशक मुसलमान ममालिक में एक अहम जगह है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है, और अभी हम रिसेंटली इंडिया को अपने से बहुत बड़ी ताकत को हरा के बैठे हुए हैं। तो हम बड़े आजकल टेढ़ रहे हैं सबके सामने, और सही टेढ़ रहे हैं। लेकिन अरब ममालिक में पाकिस्तान की एज सच वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अरब ममालिक में जो इम्पोर्टेंस है वो सऊदी अरेबिया की है, जो लीड करता है वो सऊदी अरेबिया करता है। तो पाकिस्तान में अभी तक सऊदीया ने कोई कमिटमेंट नहीं की। सऊदीया इस बात पे अड़ा हुआ है। जो हमने अभी देखा कि जब मोहम्मद बिन सलमान गए थे अभी वॉशिंगटन डीसी, और उसमें रिपोर्टिंग हुई थी कि जब वो अकेले में ट्रंप के साथ अकेले थे तो ट्रंप ने उनसे कहा कि आप इसराइल को फिर से एक्सेप्ट करो। उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे फलस्तीन का टू स्टेट सोल्यूशन नहीं देते। और इस पे ट्रंप को थोड़ा गुस्सा भी, प्रेसिडेंट ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा चढ़ गया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एटलीस्ट इस मामले में, जो कि बेसिकली एक अरब ममालिक का मामला है फलस्तीन, उसके अंदर पाकिस्तान सऊदीया की लीड को फॉलो करेगा। सऊदीया जो कहेगा वो हमारे लिए अमेरिका से फौकियत ज्यादा उस बात को हासिल होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम वहां जाते हैं, मेरा ख्याल है कोई भी मुसलमान मुल्क समेत इंडोनेशिया के, मेरा ख्याल है एक या दो आप निकाल दें इस गिनती में से, बट समेत इंडोनेशिया के अपनी फौज को इजरायली फौज के साथ सर्व नहीं करने देगा। ये मुसलमान मुल्कों में इतना बड़ा धब्बा बन जाएगा। अगर हमको याद हो सॉरी, कि जब ये शुरू हुआ था 2023 में, इसराइल ने तबाही करनी शुरू की थी, तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जकार्ता में हुआ था। तो इंडोनेशिया भी अब जानता है कि उसकी आवाम जो है, लाखों लोग, तकरीबन 6-7 लाख लोग सड़क पे थे। तो इंडोनेशिया भी ये जानता है कि वो इस तरह नहीं कर सकता अपनी आवाम के साथ कि वो इसराइल के साथ अपनी फौज को भेज दे। इसी तरह पाकिस्तान को भी ये बात पता है। इंडोनेशिया ने तो कमिट कर दिया है, एंड तकरीबन उन तो नंबर भी कमिट कर दिया, तो तभी तो देखो ना क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो रही। ट्रम्प इतने ईगर हैं कि वो दिखाएं दुनिया को कि मैंने सही देखो हल निकाल लिया। वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसीलिए नहीं कर पा रहे, जो मार्को रूबियो ने कहा भी, कि इन सब ममालिक के समेत पाकिस्तान के कुछ सवालात हैं जिनके जवाब अभी अमेरिका के पास नहीं है। और उन सवालात में से आई एम श्योर एक सवाल ये भी है कि क्या हमने इजरायली फोर्सेस के साथ सर्व करना है?
और इसका फिलहाल उनके पास कोई जवाब नहीं है अमेरिकियों के पास, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है, ट्रम्प एटलीस्ट चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई सिचुएशन बनाऊं जिसमें मेरा नाम कई सालों तक याद रहे कि इन्होंने मिडिल ईस्ट में अमन कायम किया। वो तो नहीं होना ना अगर इसराइल की फौज वहां रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक पाकिस्तान का ऐसा कोई डर नहीं है वहां जाने का। अगर ये सिचुएशन सर पे आ गई जहां पे ऐसा हुआ कि इसराइल कुछ बातों पे कंसीड कर गया और पीछे हो गया और मुसलमान फौजों को आगे जाने दिया उन्होंने, तो फिर हम सऊदीया की लीड को फॉलो करेंगे या ऐसे ममालिक की लीड को फॉलो करेंगे, टर्की की लीड को फॉलो करेंगे। हम एकदम से खुद मेरे नजर में भड़क से नहीं घुस पड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर जो है वो कहीं पे उमर मुख्तार का रेफरेंस दे रहे थे। तो उमर मुख्तार तो अरबियों के हीरो हैं तो उमर मुख्तार का रेफरेंस दे रहे थे। मेरा ख्याल है वो डिलिबरेट था, वो शायद इसलिए उन्होंने किया ताकि ये एक पॉइंट बनाया जाए कि हम अपने अरब लोगों के साथ होंगे, उनके ओपिनियन के साथ होंगे। हमारे हीरो वही हैं जो अरब लोगों के हीरो हैं। But हम Natasha, do you trust the Arab states? आई डोंट ट्रस्ट द अरब स्टेट्स, लेकिन वो भी नहीं घुस अगर रहे ना। पाकिस्तान उनके थ्रू ही जाएगा। ओके, सॉरी, उनकी अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है। अगर एमबीएस जैसा बंदा जो कि अपने मुल्क का ऑल पावरफुल फिगर है और उनके मुल्क में कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, वो भी कह रहे हैं कि मैं अवाम के प्रेशर में ये सबब नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है बाकी मुल्कों के लिए तो उनसे भी बहुत डिफिकल्ट। और देखो तो एक चीज इसके अंदर जो है ना नताशा, ओवरऑल जिस तरह भी बेनजीर भी बात करी कि एक ऑक्यूपाइंग फोर्स होगी, यानी कि बेसिकली एक कॉलोनाइजिंग फोर्स की अगर इसको नजर से देखा जाए तो कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो क्यों इस तरह की चीज का हिस्सा बनना चाहेगा। मतलब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तो बहुत प्रिंसिपल्ड पोजीशन है फलस्तीन के ऊपर, इसराइल को रिकग्नाइज भी नहीं करता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस तरह की फोर्स का हिस्सा जो अभी जिस तरह बात हो रही है, जाहिर है तो बहुत सारे सवालात हैं कि क्या वो इसराइल के साथ काम करेंगे, पीस एनफोर्सिंग होगी, हमास को डिसआर्म करना है, डिप्लॉयमेंट कहाँ होनी है, बजट कौन दे रहा है, मैंडेट क्या है, बहुत सारी चीजें। तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो लेकिन पाकिस्तान ने हिस्सा रेजोल्यूशन के नहीं हक में बनना वोट क्यों चाहिए, किया? हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब आपको पता ही नहीं है कि मैंडेट क्या है और आपको पता ही नहीं है पीस इन्फोर्सिंग है, पीस कीपिंग है, या यूएन के अंडर भी होगी या नहीं होगी, वो तो शायद हमें पता है कि यूएन के अंडर नहीं होगी, तो फिर ऑफर भी क्यों करें और सीरियसली कंसिडर भी क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, और रेजोल्यूशन के हक में पाकिस्तान ने वोट दिया है, वोट दिया है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग। और आप रेजोल्यूशन को पढ़ें तो उसमें कुछ मतलब इबाहम है, लेकिन ऐसा कोई खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए कि उसके थ्रू कुछ बहुत ही रेडिकल उसमें तब्दीली होगी। सो मेरे लिए तो वो भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी कि पाकिस्तान की हमेशा एक अगर मॉरल पोजीशन रही है, खुद कह रहे हैं इतनी एम्बिग्विटी है की चीजों पे, खुद कह रहे हैं प्रॉब्लम्स है, तो मतलब उसके हक में वोट करना भी मेरा ख्याल है मेरे रशिया लिए ने तो बल्कि एब्सटेन किया था, रशिया चाइना एब्सटेन्ड, एंड दे बोथ एक्सप्रेस कंसर्न कि इसका मैंडेट क्या है और ये क्या है। तो वो पाकिस्तान ने भी कंसर्न्स बिल्कुल सही एक्सप्रेस किए। अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ें वो बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान का वोट क्या है वो हाँ में था। खैर, तो मैं तो कहूंगी मेरे लिए देयर इज नॉट मच इसके अलावा हो क्या सकता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, क्योंकि देखिए इस पूरे प्लान में देयर इज आल्सो इकोनॉमिक जोन्स आपने बनाने हैं स्पेशल, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म सोचा जा रहा है। रिपोर्ट हो रहा है कि गजा की गैस फील्ड्स का इस्तेमाल होगा टू फंड दिस और इस तरह की, मतलब बेसिकली तो आप उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मुझे वही समझ नहीं आ रही कि आप इसको किस तरह स्पिन करेंगे कि ये एक बेहतर हो जाए प्रपोजल, और आप आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ये इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सॉरी टू बी नेसेयर्स में, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी ही नहीं लगती कि ये बहुत बेहतर नहीं आई एग्री बिल्कुल, इसीलिए तो इतना सवाल है। हम अपने व्यूअर से भी पूछते हैं कि अगर वो भी बताएं कि उनको क्या लगता है, हमें क्या फैसला करना चाहिए। गाजा की जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात है, गार्डियन में एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा वो जो है रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और एक हिस्सा वो जो है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से वक्त मिल गया है किसी को भी कमिट करने, कोई भी मुल्क हो इस वक्त, इसलिए क्योंकि इस वक्त अमेरिका कह रहा है पहले बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जो एक गवर्निंग काउंसिल होगा गाजा के लिए, पहले उस पर काम होगा और फिर जाके इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पे होगा, जिसपे कहा जा रहा है कि 1-2 साल लग सकते हैं। तो देखें, अभी हमें शायद इतनी जल्दी कमिटमेंट करनी भी ना पड़े।
ये बहस हो सकता है और भी चले। तो आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। और नताशा के कमेंट्स हम ज़्यादा नहीं सुन सके आज, हम सुनना हम्म। चाहते थे। नताशा वेरी स्ट्रांगली फील्स फॉर दिस इशू। लेकिन मेरे दिन एक नेक्स्ट चीज टाइम हमें सबको डिमांड होनी चाहिए कि सीज फायर फर्स्ट, मतलब सीज फायर पे तो कोई वो करना ही नहीं चाहिए आपको इसके ऊपर ऐसी बात कि बस सीज फायर होगा तो फिर ही आगे कोई बात बढ़ सके, सीज और फायर मैं तो कर एक ही नहीं और, रहे। हाँ, मैं एक और छोटी सी कि मतलब आई नो कि बहुत इस वक्त यमन वाली सिचुएशन भी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को कुछ तो आप हैसियत उसकी देके उसको रखें, एटलीस्ट वो एक आइडिया परसेप्शन ही रख लें कि वहां कोई बहस होती है। ओपन दिस इशू अप फॉर डिबेट। मतलब थोड़ा सा हमें महसूस ही हो जाए कि नहीं, हम एक बिल्कुल इसमें जमहूरी मुल्क बिल्कुल में रह होनी रहे हैं। चाहिए। हाँ, तो आई वुड बहुत सी जस्ट से कि मुख्तलिफ शुड, आवाजें सुन रहे हैं पार्लियामेंट हाँ। के बाहर, JUIF की तरफ से, हम्म। जमात इस्लामी की तरफ से, PTI। तो ये सारी अगर पार्लियामान में लाके इस पे बहस हो जाए तो मतलब एक या अच्छा एक्सरसाइज ही भरम ही रख लें, है। ऑनेस्टली भरम ही रख लें आप। तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें अपने कमेंट्स भेजिएगा। हम सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को दूसरे अरब ममालिक को क्या फैसला करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।